सर सिल्वर को कहा जाता है गरीब आदमी का सोना, तो 2026 में क्या पोटेंशियल देखते हैं आप सिल्वर में? मैं आपके दर्शक को बोलूँगा कि सिल्वर को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की तरह मत देखो। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि सबसे सस्ती ज्वेलरी कहाँ, कंट्री। मनपसंद ज्वेलरी खरीदना है आपको, अलग अलग रेंज, अलग अलग वेराइटीज़, और सस्ते में खरीदना है तो दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुबई। इससे बेस्ट ऑप्शन दुनिया में आज के दिन में कोई कहीं पे भी नहीं है। और क्या ये दुबई से ज्वेलरी खरीदना ये एक मिथ है या वाकई इससे कोई फायदा है? दुबई में क्या होता है कि टॉप 5 ज्वेलरी स्कैम जो आपके हिसाब से लोगों को पता होना चाहिए। पहले जब हॉलमार्किंग नहीं था तब क्या होता था कि रिटेलर बोलता था कि मैं ये प्योरिटी का ज्वेलरी दे रहा हूँ। और लोकल ज्वेलरी और ब्रांडेड ज्वेलरी में से कस्टमर के लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन कौन सा है? देखिए, मैं तो बोलूँगा जहाँ पे आपको सस्ता मेकिंग चार्ज और सस्ता वेस्टेज में मिल जाए वहीं से ले लो, क्योंकि यहाँ पे पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज या कन्वर्जन करते वक्त मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपके नज़दीक में जो भी अच्छे रिटेलर हैं उनके पास चाहिए। वहाँ पे उनके बहुत सारे रिटेलर के पास मेल्टिंग की मशीन होती है। आप बोलिए कि मेरे सामने इसको मेल्ट करो, क्योंकि गोल्ड ही ऐसा चीज़ है जो कि रात को 3 बजे आप बेच सकते हो और उसका रेट हमेशा बढ़ता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये ब्रांड्स क्या ये हिडन मार्जिन रखते हैं? कुछ ब्रांड जो है वो अपने नाम का प्रीमियम चार्ज लेते हैं, बट मैंने देखा वही ज्वेलरी, लोकल सेम ज्वेलरी, सिमिलर ज्वेलरी, आप स्टोर में जाओगे तो आपको 10 से 15 टका, 25 टका तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा मेकिंग एंड वेस्टेज में। हॉलमार्क के अलावा ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने? हॉलमार्किंग के अलावा कैरेटोमीटर करके या टेस्टिंग मशीन आते हैं। उस मशीन में अगर आप ज्वेलरी रखोगे तो वो मशीन जैसे आपका शुगर टेस्ट होता है उसी टाइप का वो मशीन में रखो, 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के अंदर उस गोल्ड की प्योरिटी बता देगा। बुलियन का क्रेज बहुत बड़ा है। कॉइन्स, बार्स, बिस्किट्स में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा? आलम सर, मैं तो जानता हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया संवाद करने के लिए, कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपकी बात पर क्यों भरोसा करें, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। थैंक यू विजय जी, आप मुझे इनवाइट किए इसके लिए। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मेरा ज्वेलरी का करियर जो है 1988 से सफ़र शुरू हुआ था, और मैं उस दौर में ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया था जब ज्वेलरी इंडस्ट्री ये चमक धमक नहीं था और गोल्ड कंट्रोल एक्ट था इंडिया में, जो 100 स्क्वायर फीट का शोरूम से आज लाख स्क्वायर फीट का शोरूम बनते हुए हमने देखा है। महीने का सालों का जो सेल है वो 10 टाइम टू 20 टाइम ग्रो होते हुए देखा है। ऑर्थोडॉक्स से ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। 3.5 लाख रुपीस पर किलो का गोल्ड था और आज 1 करोड़ 40 से 45 लाख के बीच में गोल्ड चल रहे। तो ये सफ़र मैंने तय किया है इस इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि आपके दर्शक अगर मेरे को सुनेंगे तो उनको ज्वेलरी खरीदते वक्त और इन्वेस्टमेंट करते वक्त उनको कुछ फ़ायदा होगा। आप बुलियन ट्रेडिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल तीनों साइड्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो ये बताइए कि गोल्ड मार्केट का गेम जो है ये पूरा, कि 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, आज तकरीबन 1.5 लाख रुपए तोला, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये क्या ये डिमांड सप्लाई का ही एक्चुअल खेल है, ये कोई कंट्रोल कर रहा है इसको? देखिए, पहले तो आपको बता दूं या आपके दर्शक को बता दूं विजय जी कि गोल्ड जो है ना ये यूनिफॉर्म करेंसी है। पूरा दुनिया का अगर कोई एक लौता करेंसी है वो गोल्ड है। तो गोल्ड के साथ ज्वेलरी का जो संबंध है ना, रेट का वैल्यू कम या ज़्यादा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टोटल जो दुनिया का गोल्ड ट्रेडिंग होते हैं उसमें ज्वेलरी का जो पार्ट है वो लगभग 20% है। तो 80% जो गोल्ड बिकता है या खरीदते हैं वो आम कंज्यूमर नहीं खरीदते। हर देश की बैंक या देश या बड़े इन्वेस्टर या जो बैंक वो लोग गोल्ड को खरीदते हैं।
तो गोल्ड को पूरा दुनिया का जो कंट्रोल है वो दुनिया का इकोनॉमी के साथ ये कनेक्टेड है। ज्वेलरी के साथ इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। ओके, आपको लोग बुलियन इनसाइडर क्यों कहते हैं? ऐसा आप क्या जानते हैं इनसाइड या अंदर की बातों के बारे में जो आपको बुलियन इनसाइडर कहा जाता है? देखिए, मैं बुलियन इनसाइडर हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्योंकि इतने सालों से मैं हूँ जी, और गोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, बुलियन के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, तो इसलिए शायद लोग बोलते होंगे। 2026 के हिसाब से अगर देखें तो एक इन्वेस्टर को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? ज्वेलरी पर फोकस करना चाहिए, कॉइन्स पर, ईटीएफ पर, या डिजिटल गोल्ड पर? मैं तो हमेशा बोलूँगा कि आप ज्वेलरी खरीदो। ज्वेलरी इसलिए खरीदना है कि ये आप इसको स्मार्ट बाइंग की तरह देखो कि जैसे आप एक घर खरीदते हो तो आप अगर आपकी ज़रूरत है घर को यूज़ करने के लिए, आप घर को यूज़ भी कर लो और साथ में आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। ऐसे आपको ज्वेलरी यूज़ के लिए अगर आपने ज्वेलरी खरीदा तो आपका यूज़ भी हो गया और एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। हाँ, अगर आपको उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में तो मैं बोलूँगा बुलियन में करो। अच्छा, और ये डिजिटल गोल्ड क्या है? व्हाट इज डिजिटल गोल्ड? देखिए, डिजिटल गोल्ड जैसे हम लोग आज के दिन में हम लोग शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ऐसे आप पैसा लगाते हो, आपके बिहाफ में कोई और गोल्ड को ब्लॉक करता है, खरीदते हैं, उसमें अगर आपका गोल्ड वैल्यू बढ़ गया तो आपका भी पैसा बढ़ गया, आपका गोल्ड का वैल्यू घट गया तो आपका भी पैसा घट गया। और अगर आपको डिलीवरी लेना है तो कुछ ईटीएफ आपको फिजिकल डिलीवरी भी देते हैं। सेफ है? हाँ, अच्छे अगर आपने जांच पढ़ के किया तो सेफ है। कोई बड़े नाम भी हैं इसमें जो डिजिटल गोल्ड में हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इनका तो सेफ इन्वेस्टमेंट है ही है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, जी, बट बहुत सारे हैं अच्छे सेफ है। जी। आप अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर लीजिए, करके अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है आप खरीदिए, बट मैं हमेशा राय दूंगा, पहला आप प्रेफरेंस ज्वेलरी खरीदो, सेकेंड आप बुलियन खरीदो, और थर्ड अगर आपको छोटा अमाउंट है और इन्वेस्टमेंट करना है, ज्वेलरी नहीं खरीदना, तो आप गोल्ड कॉइन खरीदो। अच्छा, इतनी अनसर्टनिटी है सर आज की तारीख में। अभी 3 दिन पहले सीरिया पे बॉम्ब गिरा दिया गया है, ईरान में ज़बरदस्त इस समय इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है, तो टैरिफ और इस सब की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे चेंज होती है? देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड खरीदना है तो मैं बोलता हूँ हर भाव में आप गोल्ड खरीदो, चाहे बढ़ा हुआ हो, कोई भी रेट हो। अच्छा, बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपको गोल्ड खरीदना है तो मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी दुनिया का सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसके वजह से सोने का जो रेट है वो बढ़ा हुआ है। हो सकता है इससे बढ़ जाए या हो सकता है इससे घट भी जाए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो मैं बोलता हूँ आप हर भाव में गोल्ड खरीदना चाहिए आपको। ये गोल्ड प्राइसेस जो है ऐसे आसमान छूते हैं, तो इसके पीछे वाकई साइंस है या इसके पीछे मतलब कोई फंडामेंटल है, या खाली इमोशनल बाइंग है जिसकी वजह से ये गोल्ड बढ़ रहा है रेट, या ये कोई बबल है? नहीं, गोल्ड बबल कभी होता नहीं है, दुनिया का हर चीज़ बबल है, लेकिन गोल्ड बबल नहीं है। आप अगर आज से 1000 साल पहले भी जाएंगे, उस टाइम भी देखिएगा गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट था, या लोग अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा गोल्ड को रखते थे। राजा महाराजा के ज़माने में जाइए, आप हर जनरेशन बाई जनरेशन देखिए, गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, क्योंकि गोल्ड एक दुनिया का एक कॉमन करेंसी है, और गोल्ड को आप कभी भी कैश कर सकते हैं, गोल्ड को कहीं भी बेच सकते हैं। आप इंडिया का करेंसी 200 कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे इंडियन करेंसी आप बेच नहीं सकते, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट गोल्ड को आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। और गोल्ड की वजह से दुनिया के इकोनॉमी का जो पूरा जो दारोमदार है वो टिका हुआ है,
किसके पास कितना सोना है या किस देश में कितना सोना है, उसके ऊपर उसका उस कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। तो मैं बोलूँगा कि गोल्ड कभी भी बाबल नहीं है। जितने भी आज की तारीख में सब वॉर्स हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, उसकी वजह से कितना जो इम्पैक्ट होता है गोल्ड की प्राइसिंग पर वो रियल है और कितना परसेप्शनल है? देखिए, जब भी दुनिया में कोई वॉर जैसा सिचुएशन या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो तब गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता है। दुनिया हमेशा सेफ की हेवन की तरफ जाने का कोशिश करता है। सेफ दुनिया में सेफ हेवन अगर कुछ है इन्वेस्टमेंट में, सबसे बेस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। तो आज के दिन में जो सिचुएशन चल रहा है, वॉर का, इकोनॉमिक का भी कुछ क्राइसिस का संकेत दिख रहा है, इसके वजह से गोल्ड बढ़ा है। बट ये खाली अभी मैं समझिए कि इसकी वजह से पंप हुआ है, पंपिंग नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि शेयर में पंपिंग डंपिंग चलता है, गोल्ड को कोई पंप नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड का कंट्रोल पूरे दुनिया के हाथों में। किसी एक कंट्री, किसी एक इन्वेस्टर के हाथ में गोल्ड का कंट्रोल नहीं है रेट का। तो इसको बबल नहीं बोल सकते, या इसको कोई जानबूझ के बढ़ा नहीं सकते, जानबूझ के घटा नहीं सकते। ये पूरा का पूरा डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमी एंड सिचुएशन के साथ चलता है। अच्छा, अब आते हैं ज्वेलरी पे थोड़ा सा। ज्वेलरी जब हम लेने जाते हैं तो उसका जो बिल होता है उसको लेके बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं। तो नॉर्मल जो गोल्ड ज्वेलरी प्राइस का जो ब्रेकअप है वो अगर आप समझा सकें। जैसे अगर मैंने आज 100 रुपये की ज्वेलरी ली है तो उसमें 100 रुपये का ही पूरा पूरा गोल्ड नहीं है, उसमें कुछ और भी चार्जेस होते हैं। तो उसको थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ हमारे, स्पेशली हमारे ऑडियंसेस को। देखिए, जब आप ज्वेलरी लेने जाते हैं तो एक जब बिल बनता है उसमें 4 से 5 तरीके का चीज़ अलग अलग रिटेलर, उनके अलग अलग पॉलिसी होता है, वो देते हैं। पहला होता है आप कितना प्योरिटी का गोल्ड लेते हैं उसका एक प्राइस। उसके बाद होता है वो वेस्टेज जो चार्ज करते हैं वो वेस्टेज। उसके बाद होता है उसका मेकिंग चार्ज। उसके बाद होते हैं उसमें अगर स्टोन या कुछ और कुछ लगा हुआ है उसका चार्जेस। उसके बाद होता है उसका हॉलमार्किंग चार्जेस। उसके बाद होता है उसका जीएसटी। ये सारे मिला के एक बिल बनता है। ओके, गोल्ड रेट, वेस्टेज, मेकिंग चार्ज और जीएसटी में सबसे ज़्यादा लूट जो आपने भी एलिमेंट बताए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर है उसको सबसे ज़्यादा धोखा कहाँ मिलता है? देखिए, मैं इसको धोखा नहीं बोलूँगा। सब ज्वेलर्स अपने अपनी पॉलिसी से माल बेचते हैं। मैं बोलूँगा आपके दर्शकों को उनको स्मार्ट बनना पड़ेगा। वो अपने कैसे स्मार्ट बायर बन सकते हैं, उसके लिए उनको 3-4 चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो चीज़ है कि वो जो प्योरिटी बोल रहे हैं उनके रिटेलर, वो प्योरिटी को सही ढंग से चेक कर ले कि अगर वो 22 कैरेट बोल रहे हैं तो 22 कैरेट हॉलमार्किंग है कि नहीं है। अगर हॉलमार्किंग 22 कैरेट बोल रहे हैं तो वो एक मैग्नीफाइड गिलास से उसको देखना पड़ेगा। उसको देखने के बाद उसको फिर संकेत है तो उसको फिर टेस्टिंग मशीन में, उनको हर आज के दिन में बड़े रिटेलर में के पास टेस्टिंग मशीन होता है, वो टेस्टिंग मशीन में एक बार रीचेक करा ले। उसके बाद में उसको संकोच है तो वो गूगल में टाइप करे BIS रिकग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, तो नज़दीक के हॉलमार्किंग सेंटर में जाके वो रीचेक करा ले। तो इसमें हो जाएगा प्योरिटी का क्लैरिटी। प्योरिटी के बाद आते गोल्ड रेट। वो जो गोल्ड रेट ले रहे आज का, क्योंकि गोल्ड रेट हमेशा अप डाउन चलता है, तो जिस टाइम में जिस दिन वो बाइंग कर रहे हैं उस टाइम उस दिन का गोल्ड का रेट क्या है, उसके लिए उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके कैलकुलेशन में मेथड आपको दे दूंगा, आप अपने दर्शक को दे दीजिएगा। उस मेथड में अगर वो कैलकुलेशन कर लेगा कि इंटरनेशनल रेट क्या है, इंडिया का जो एक्साइज ड्यूटी, डॉलर का प्राइस, जीएसटी, ये मिला के इंडिया का गोल्ड प्राइस बनता है। तो गोल्ड प्राइस को अच्छी तरह से चेक कर ले। उसके बाद वो देखे वेस्टेज क्या ले रहे हैं। वेस्टेज हर ज्वेलरी का अलग होता है,
हर ज्वेलर्स का अलग होता है। तो जब भी वो खरीदे वो सेम कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी वो 4 दुकान में घूम के देख ले कि इस कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी या इस सिमिलर ज्वेलरी कौन सा शोरूम या कौन सा रिटेलर क्या मेकिंग चार्ज और क्या वेस्टेज लगा रहा है। जहाँ पे उनको लगता है कि सस्ता मेकिंग चार्ज और सस्ता वेस्टेज लगा रहा है वहाँ से खरीदे। और आपके कंज्यूमर को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं जिस रिटेलर से ज्वेलरी ले रहा हूँ शायद उनकी ज्वेलरी मेकिंग है। इंडिया के जितने भी रिटेलर है ज्वेलरी, कोई भी अपना ज्वेलरी मेकिंग नहीं करते खुद, उनका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, और है भी तो बहुत ना के बराबर है। वो नॉर्मली आपके गली के जो छोटे रिटेलर है वो जहाँ से खरीदते हैं, हो सकता है आपके वहाँ पे सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो भी वहीं से खरीदते हैं। तो सिमिलर ज्वेलरी सिमिलर मैन्युफैक्चरर या सिमिलर ट्रेडर से आ रहा है। ज्वेलर शोरूम में आके हर कंपनी अपना अपना इन्वेंटरी कॉस्ट, अपना ऑपरेशन कॉस्ट और अपना पॉलिसी के हिसाब से उसका मेकिंग चार्ज और उनका वेस्टेज बढ़ा देता है या घटा देता है। मशीन मेड और हैंडमेड ज्वेलरी में से वेस्टेज का क्या डिफरेंस आता है? देखिए, मशीन मेड ज्वेलरी जो होता है उसको मशीन से ऑपरेट करके बनाया जाता है, उसमें भी आर्टिजन का हेल्प लगता है। और हैंडक्राफ्ट जो होता है उसमें मामूली सा मशीन का सहयोग होता है, ज़्यादातर हैंड में बनता है। कुछ मशीन के मेड ज्वेलरी जो है लो वेस्टेज का है और कुछ मशीन मेड ज्वेलरी हाई वेस्टेज का भी है। और हैंडक्राफ्ट जो ज्वेलरी है वो लो वेस्टेज में बनता नहीं, वो थोड़ा मीडियम से लेकर हाई वेस्टेज तक बनता है। तो आप जब भी हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी लेने जाए आपको दिमाग में रहना पड़ेगा कि उसका वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा या उसका मेकिंग चार्ज ज़्यादा होगा। बट बहुत सारा मशीन मेड ज्वेलरी जो है बहुत लो वेस्टेज या लो मेकिंग चार्ज में मिलता है या बनता है। मेकिंग चार्ज की आपने बात करी, तो ये फिक्स क्यों नहीं होता है? ये वेरी क्यों करता है और कस्टमर किस तरह से नेगोशिएट कर सकता है मेकिंग चार्जेस को लेकर बिना किसी को अनकंफर्टेबल किए? देखिए, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, दूसरे जैसे इंडस्ट्री है, दूसरे इंडस्ट्री जैसे चलता है और ज्वेलरी इंडस्ट्री उसका उल्टा चलता है। जैसे आप समझ लीजिए आपका आईफोन मैन्युफैक्चरर जैसे एप्पल उसका रेट तय करता है कि मेरे को क्या कॉस्टिंग है और मेरे को क्या रेट में इसको बेचना है। तो नीचे से दूसरे कंज्यूमेबल आइटम नीचे से तय होता है कि उसका एमआरपी क्या होना चाहिए। बट ज्वेलरी इंडस्ट्री ऊपर से चलता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में ब्रांड रिटेलर फर्स्ट लेवल है, उसके नाम से ज्वेलरी बिकते हैं। तो वो तय करते हैं कि मैं कौन सा ज्वेलरी रखूँगा, कौन सा ज्वेलरी बेचूंगा, किससे मंगा लूँगा और क्या रेट में लेता हूँ और क्या रेट में बेचूंगा, वो खुद तय करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडर या होलसेलर, हमारे लैंग्वेज में होलसेलर बोलते हैं। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर। तो हमारा इंडस्ट्री ऊपर से रूलिंग होता है। तो इसके लिए हर रिटेलर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाता है और हर रिटेलर अपने हिसाब से मेकिंग चार्ज या वेस्टेज फिक्स करता है। गॉट इट। और लोकल ज्वेलरी और ब्रांडेड ज्वेलरी में से कस्टमर के लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन कौन सा है? देखिए, मैं तो बोलूँगा जहाँ पे आपको सस्ता मेकिंग चार्ज और सस्ता वेस्टेज में मिल जाए वहीं से ले लो, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड ज्वेलरी में कोई ब्रांड तो है नहीं। एप्पल का लोगो से तो लोगो है, यहाँ पे ज्वेलरी का क्या लोगो है? आपने दुकान देख के लिए ना, बट दुकान वाला उनका तो खुद का ज्वेलरी है ही नहीं। अभी उनके नाम से आपको लेना है तो मैं बोलता हूँ आप क्यों पैसा ज़्यादा देना चाहते हो? आपको तो सोने से मतलब है। सोने का प्योरिटी गवर्नमेंट तय करती है, वो रिटेलर के हाथ में है नहीं। आप प्योरिटी देख लो, सिमिलर ज्वेलरी देख लो और जहाँ पे आपको सस्ता मिलता है आप वहाँ से ले लो। ब्रांड के पीछे मत दौड़ो। हाँ, कुछ ब्रांड के पास अच्छे ज्वेलरी भी है और सस्ते में भी देते तो ले लो, बट ब्रांड के पीछे जाके आप एक्स्ट्रा पैसा मत खर्चा करो। तो ये ब्रांड्स क्या ये हिडन मार्जिन रखते हैं? देखिए, आज तो कुछ ब्रांड जो है वो अपने नाम का प्रीमियम चार्ज लेते हैं, बट मैंने देखा वही ज्वेलरी लोकल सेम ज्वेलरी सिमिलर ज्वेलरी आप स्टोर में जाओगे तो आपको 10 से 15 टका 25 टका तक
आपको बेनिफिट मिल जाएगा मेकिंग एंड वेस्टेज में 25% तक। बट लोगों को क्या है कि मेरे को इस ब्रांड का ज्वेलरी लेना है, तो ये साइकोलॉजी है। मैं आपके दर्शक को बोलूँगा ये साइकोलॉजी आप चेंज करो। आपको जहाँ पे मेकिंग चार्ज सस्ता मिले, जहाँ पे आपको वेस्टेज सस्ता मिले, और जो ज्वेलरी पसंद है या जिस टाइप की आप ज्वेलरी खरीदते हो वो 4 दुकान में देख लो और उसमें से आप कंपैरिजन करके लो। हॉलमार्क के अलावा ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के? देखिए, हॉलमार्किंग के अलावा कैरेटोमीटर करके या टेस्टिंग मशीन आते हैं, जो कि मैक्सिमम बड़े रिटेलर दुकान में आज के दिन के मिलेगा, जो कि थोड़ा महंगा होता है। 10 लाख से शुरू होता है, 30 लाख के रेट होता है उसकी, उस मशीन की। उस मशीन में अगर आप ज्वेलरी रखोगे तो वो मशीन जैसे आपका शुगर टेस्ट होता है उसी टाइप का वो मशीन में रखो, 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के अंदर उस गोल्ड की प्योरिटी बता देगा। ये बताइए कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम कोई ऐसा टेस्ट डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमको दिखाओ ज़रा ये टेस्ट करके दिखाओ कि कितना प्योर है, कितना अच्छा है, कितना इसमें मिलावट है, ऐसा कोई टेस्ट है? मैं तो आपके हर दर्शक को बोलूँगा, आप जब भी ज्वेलरी खरीदो आप ऐसे दुकान से मत खरीदो जिसके पास टेस्टिंग मशीन नहीं है। आप ज्वेलर्स कुछ भी बोले, बट आप अपने तसल्ली के लिए आप टेस्टिंग मशीन से टेस्टिंग करा के ज्वेलरी खरीदो। हॉलमार्किंग हो या ना हो, ना विदाउट हॉलमार्किंग तो ज्वेलरी आज इंडिया में बेचना अलाउ नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग बेचते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। बट मैं बोलता हूँ हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीदो, बट उसके बावजूद आप प्योरिटी टेस्ट चेक करा लो, और जहाँ पे मशीन नहीं है टेस्टिंग मशीन, आप उस दुकान से ज्वेलरी मत खरीदो। फर्स्ट टाइम गोल्ड बायर के लिए 5 बेसिक रूल्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? पहला रूल्स कि आप प्योरिटी चेक कर लो कि प्योरिटी सही है कि नहीं है। दूसरा, आप गोल्ड का रेट देख लो, गोल्ड का रेट वो सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है उस दिन का रेट के हिसाब से। तीसरा, उसका मेकिंग चार्ज कितना लगा रहा है, वो सही है कि गलत, ज़्यादा लगा रहा है। चौथा, वेस्टेज वो ज़्यादा लगा रहा है कम लगा रहा है। ये 4 पैरामीटर आप चेक कर लो। और आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी खरीदना है या आप लाइफस्टाइल के लिए खरीदना है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी खरीदना है तो मैं बोलूँगा हमेशा प्लेन ज्वेलरी, जहाँ पे स्टोन या दूसरे कुछ एनामेल या कुछ ना हो, ऐसे ज्वेलरी खरीदो। लो वेस्टेज, लो मेकिंग चार्ज वाला खरीदो। अगर लाइफस्टाइल के लिए खरीद रहे हो तो आप थोड़ा हाई मेकिंग चार्ज या हाई वेस्टेज वाला या स्टोन वाला आप खरीदो। वेडिंग ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या ऐसा होता है जो आपके हिसाब से समझना ज़रूरी है? देखिए, वेडिंग ज्वेलरी जो लोग लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट एंगल से सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट एंगल से, बट मैं बोलता हूँ वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्योंकि आप लेते हो जब, तभी आप 25 से लेकर 50% आप ज़्यादा पे करके ले रहे हो। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का चीज़ लिया और आपने उसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक एक्स्ट्रा पे कर दिया, और सोने का दाम आज से 5 साल के बाद आपका 50% बढ़ भी गया, तो भी तो आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आपने लेते वक्त ही आपने नुकसान करके लिया है। बुलियन का क्रेज़ बहुत बड़ा है अभी, कॉइन्स, बार्स, बिस्किट्स में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? सबसे अच्छा, अगर आपके हाई वॉल्यूम है तो बुलियन मैं बोलूँगा आप गूगल में सर्च करके आप डायरेक्ट बुलियन ट्रेडर से खरीदो, क्योंकि बुलियन ट्रेडर से आपको बहुत नॉमिनल मार्जिन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस देना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। और आज के दिन में बहुत बड़े सिटी में आपको बुलियन वाला मिल जाएंगे। और अगर आपका लो टिकट साइज है तो आप क्या करो, कॉइन लो। कॉइन में भी आपके पास 2 ऑप्शन होगा, एक रिटेल के पास जाके ले सकते हो, एक बैंक के पास ले सकते हो। बहुत सारे बैंक कॉइन बेचते हैं। तो 24 कैरेट बुलियन और कॉइन। तो इसमें फिर स्टोरेज वगैरह में रिस्क नहीं है, या रीसेल में कोई रिस्क है ऐसा जो
दिक्कतें पेश आती हों, और आपके हिसाब से उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, बुलियन आप स्टोर करना है, आप घर पे लॉकर में रखो या बैंक आपके बाहर लॉकर में रख दो। और उसके बाद आपको बुलियन बेचने के लिए कोई माइनस नहीं होता। जैसे आप ज्वेलरी बेचने जाओगे तो आपको उसमें से वेस्टेज और मेकिंग चार्ज को माइनस करके वो खाली गोल्ड का पैसा आपको रिटर्न देता है। बट बुलियन में तो क्या है, आपने बुलियन और कॉइन अगर खरीदा 24 कैरेट का, उसमें कोई माइनस होगा नहीं। उस दिन के हिसाब से जो रेट चल रहा है वो रेट आपको मिल जाएगा। बट मैं आपके दर्शकों को एक और अच्छा टिप्स दूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट गोल्ड है, अच्छे क्वांटिटी में है, तो उसको लॉकर में मत रखो। उसको क्या करो, आपके नज़दीक के रिलायबल कोई रिटेलर के पास जाओ, या B2B में कोई, अगर आपके कांटेक्ट में कोई ज्वेलरी बिजनेसमैन है उनके पास जाओ, जाके उनको उस सोने को इंटरेस्ट में चढ़ा दो। जैसे हम पैसा बैंक में रखते हैं, पैसा बैंक में रखने के बाद आपको इंटरेस्ट क्या है, पैसे में आता है, INR में आता है। ऐसे गोल्ड को आप इंटरेस्ट में चढ़ाओ और गोल्ड में इंटरेस्ट लो। तो ये सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। मैंने कुछ लोगों को ये टिप्स दिया था और मैं आज देख रहा हूँ उनका एक बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है कि उन्होंने 1 किलो गोल्ड खरीदा। 1 किलो में नॉर्मली आप अगर आज के दिन में किसी को इन्वेस्टमेंट में दोगे तो आपको एनुअली 10 से 12% आपको मिल जाएगा। तो 10 से 12% जो एनुअली मिलता है, तो साल का आपको 100 ग्राम एक्स्ट्रा गोल्ड और मिल गया, तो सेकेंड ईयर आपका 1100 हो गया। फिर 1100 को आप वापस इंटरेस्ट में चढ़ा दो, तो आपका क्या होगा, आपका पैसिव इनकम भी आ रहा है और आपका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और सेफ भी। तो जिसने 10 साल पहले 1 करोड़ रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, मतलब 10 साल पहले लगभग गोल्ड का रेट था 30 लाख रुपए के आसपास। आज उसका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो करीबन 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है। मतलब वैल्यू इंक्रीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर उसने गोल्ड को गोल्ड में इंटरेस्ट में चढ़ाया, तो मैं खुद अपने कुछ करीबी लोगों को मैंने ये टिप्स दिया था, तो उन्होंने मेरा बात को ट्रस्ट किया और उन्होंने इसको अप्लाई किया और उनका पैसा जो है 1 करोड़ का आज 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। सर, सिल्वर को कहा जाता है गरीब आदमी का सोना, तो 2026 में क्या पोटेंशियल देखते हैं आप सिल्वर में? देखिए, मैं आपके दर्शक को बोलूँगा कि प्लीज़ सिल्वर को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की तरह मत देखो। क्यों ना देखो, इसका मेन कारण है कि सिल्वर जो है वो दुनिया का इकोसिस्टम के साथ उनका रेट कंट्रोल नहीं होता है। सिल्वर को कंट्रोल करने वाला कुछ कंट्री और कुछ लोग हैं, वो अपने हिसाब से सिल्वर का रेट जब चाहे वो बढ़ा देता है और जब चाहे उसको घटा देता है। और अभी जो चल रहा है सिल्वर का क्रेज, इसका 2 पीछे कारण है। एक कारण है कि चाइना ने इसको रेट बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी में चेंज किया, कुछ इन्वेस्टर ने उसको रेट बढ़ाने के लिए उसने भी बूस्ट अप किया, और साथ में तीसरा क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन आ गया। ये 3 कारण से सिल्वर का रेट जो है वो अचानक इतना बढ़ गया है। बट मेरे को नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर का ये रेट रहना चाहिए। बट मैं लॉन्ग टर्म में बोलूँगा कि सिल्वर का रेट शायद 10 साल के बाद भी आप 2.5 लाख देखो, या 10 साल के बाद 5 लाख भी देख सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज़ सिल्वर, अगर सिल्वर को इन्वेस्टमेंट करना भी है, बहुत छोटा क्वांटिटी करो, बड़ा क्वांटिटी मत करो। तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर को एज एन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं देखना है, तो आगे जो आने वाले सालों में सिल्वर के प्राइस को क्या डिटरमिन करेगा? डिमांड, या इंडस्ट्रियल डिमांड, या इन्वेस्टमेंट डिमांड? देखिए, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, अगर उसका रिप्लेसमेंट आ गया तो ये रेट घट जाएगा। और क्या इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें? आज के दिन में सोलार
पैनल में सिल्वर लग रहा है, बैटरी में ईवी बैटरी में सिल्वर लग रहा है, कार्स में जो कार अभी नया कुछ इनोवेशन हो रहा है जो कि सिल्वर ज़्यादा यूज़ करके कुछ बैटरी बन रहा है, और इसके साथ बहुत सारा चिप्स या बहुत सारा कंपाउंड बनते हैं, उसमें भी सिल्वर यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी बढ़ गया, अचानक बढ़ गया, और आप जानते हो ईवी का डिमांड दिन में दिन बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं कि वो लोग जो साइंटिस्ट है या कंपनी, वो लोग चुपचाप बैठे हैं या बैठे रहेंगे, वो लोग इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या ढूंढ भी लेंगे शायद। तो अगर ढूंढ लिए तो हो सकता है ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सिल्वर का रेट जो घट सकता है। टॉप 5 ज्वेलरी स्कैम जो आपके हिसाब से लोगों को पता होने चाहिए। देखिए, मैं ये तो बोलूँगा कि ज्वेलरी स्कैम होता है, बट डेफिनेटली कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस पहले होता था, आज भी होता है, कुछ होता है, बट अगर आप स्मार्ट हो तो उसको आप अच्छे से पकड़ सकते हो। एक तो पहले जब हॉलमार्किंग नहीं था, तब क्या होता था कि रिटेलर बोलता था कि मैं ये प्योरिटी का ज्वेलरी दे रहा हूँ, बट वो बोलता कुछ था और होता कुछ था। तो आज BIS उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है, तो आज वो ऑप्शन नहीं है। बट आज के दिन में भी कुछ लोग अगर विदाउट हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच रहे हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए। या कुछ लोग हॉलमार्किंग को डुप्लीकेट हॉलमार्किंग भी अगर बेचते हैं या बिक रहा है, तो आप उसको BIS केयर ऐप में जाके आप चेक कर लो कि वो रियल हॉलमार्किंग है या फेक हॉलमार्किंग है। उसके साथ ही पहले क्या होता था कि स्टोन, एनामेल वगैरह लगा के सोने का वजन बढ़ा देते थे, बट आज के दिन में लोग स्मार्ट हो गए, तो स्मार्ट होने की वजह से उसको बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। पहले के ज़माने में मेकिंग चार्ज या वेस्टेज ट्रांसपेरेंसी नहीं था, आज बहुत सारा ऑप्शन आ गया, बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गया, तो उसमें भी स्कैम कम हो गया है। रेट में पहले आप स्मार्टफोन में आज के दिन का रेट नहीं देख सकते थे, तो अभी रेट का भी ऑप्शन है, आप अपने स्मार्टफोन में आप देख सकते हो कि आज क्या रेट चल रहा है, दैट सेम मोमेंट क्या रेट चल रहा है। तो उसमें भी स्कैम, बट इसमें भी स्कैम कब होता है, जब आप देखते नहीं हो, आपको देख के नहीं देखोगे तो स्कैम है ये। सर, एक और चीज़ हमने रिसर्च में ढूंढी हुई थी कि टेम्पल ज्वेलरी, तो टेम्पल ज्वेलरी है क्या, और टेम्पल ज्वेलरी में प्योरिटी और रीसेल वैल्यू का सीन होता क्या है? ये वापस आ गया तो इसमें इन्वेस्टमेंट एंगल है या सिर्फ फैशन एंगल? यस, टेम्पल ज्वेलरी होता ये है कि ये टेम्पल ज्वेलरी आया साउथ इंडिया से। अच्छा। साउथ इंडियन लोग थोड़ा भगवान को पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल है, तो वो लोग हर चीज़ में भगवान को शामिल करते हैं, तो ज्वेलरी में भी भगवान को शामिल करते हैं। तो पहले जब टेम्पल ज्वेलरी बनता था तो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स तरीके से एंड हैंडक्राफ्ट बनता था, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम एंड काफ़ी कॉस्टली बनता था। बट आज के दिन में क्या हुआ कि टेम्पल ज्वेलरी का मॉडर्नाइज हो गया है, मशीनरी और बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, जिसमें बहुत सस्ता, बहुत हल्का और बहुत अच्छा ज्वेलरी बनना शुरू हो गया है। तो इसके लिए टेम्पल ज्वेलरी आज के दिन में अगर आप खरीदते हो तो आप ये मत सोचो कि ये बहुत टाइम से बना हुआ है या बहुत कॉस्टली बना हुआ है। तो आज के दिन में आप टेम्पल ज्वेलरी खरीदो तो आप देख लो कि आपका कौन सा टेम्पल ज्वेलरी आपको पसंद आ रहा है, और सस्ता टेम्पल ज्वेलरी अगर जो मिल रहा है आप खरीदो, तो वो डुअल यूज़ हो जाएगा, आप पहन भी लो और इन्वेस्टमेंट भी हो गया आपका। ऑनलाइन ज्वेलरी सर, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ज्वेलरी के जो एड्स वगैरह होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो रियलिटी में ऑनलाइन खरीदना सेफ है? देखिए, ऑनलाइन खरीदना तो सेफ है, बट इंडिया में आज तक ऑनलाइन सक्सेस नहीं है ज्वेलरी में। आज के दिन में भी ज्वेलरी का 5% ज्वेलरी भी ऑनलाइन में नहीं बिक रहे।
जो भी आज ऑनलाइन आप ब्रांड देख रहे हो, उन लोगों ने शुरू किया था ऑनलाइन के लिए, बट उनका ऑनलाइन चला नहीं। फिर वो लोग फिजिकल एंड डिजिटल, पहले डिजिटल में थे फिर फिजिकल में आए। तो ऑनलाइन जो उनका जो तरीका है, जैसे हम ये फिशिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब जैसे हम फिशिंग करते चारा देना पड़ता है, वो ऑनलाइन से कस्टमर को लुभाते हैं। कस्टमर अलग अलग तरीके के नया नया डिज़ाइन देखते हैं, नया नया देखते हैं। देखने के बाद बहुत लिमिटेड लोग डायरेक्ट ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, बाकी लोग जो है उनकी स्टोर में जाके पसंद करते हैं, या तो घर पे मंगा के देख लेते हैं फिर पसंद करते हैं। और क्योंकि वो लोग बायबैक भी देते हैं, तो पहले मंगा लिया, अगर नहीं पसंद आया तो फिर रिटर्न भी दे दिया। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अभी तक ऑनलाइन सक्सेस नहीं है, कंप्लीट ऑनलाइन। जैसे दूसरे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ऑनलाइन सक्सेस है, हम खरीदते भी है, यूज़ भी करते, बट ज्वेलरी क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो ज्वेलरी में आज के दिन में फिजिकल एंड डिजिटल दोनों मोड में चल रहा है। अगर मैं आपके दर्शक को बोलूँगा कि अगर आपको ज्वेलरी खरीदना है तो फिजिकल एंड डिजिटल आप पहले आप ऐप में देख लो आपको कौन सा पसंद आ रहा है, उसके बाद फिर जाओ स्टोर में जाके फिजिकल देख लो, फिर खरीदो। और सिमिलर ज्वेलरी आप दूसरे स्टोर में जाके भी देख लो, क्योंकि जो ऑनलाइन ब्रांड है उनका जो मेकिंग चार्ज एंड वेस्टेज है वो बहुत हाई ले रहे हैं। ओके। तो ये एक तरीके का आप समझ लीजिए कि वो अपना ब्रांड का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। बट सिमिलर ज्वेलरी, सिमिलर टाइप ऑफ ज्वेलरी आपके पास वाला दुकान में, आपके लोकल मार्केट में भी आप उससे काफ़ी सस्ता में खरीद सकते हो। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वेलरी में से ऑनलाइन ज्वेलरी जो है उसमें वेस्टेज और मेकिंग रीसेल वैल्यू बेसिकली ऑफलाइन वाले की ज़्यादा मिलेगी, तो नुकसान ऑनलाइन वाले में ज़्यादा है रीसेल के केस में। इसमें यह है कि आपने अगर खरीदते वक्त गोल्ड का प्राइस से ज़्यादा जितने भी प्राइस आपने पे कर दिया वो सब आपका शुरू में ही आपने नुकसान कर दिया। बाद में जब भी आपको बेचना है तब गोल्ड का वैल्यू कितना भी बढ़ जाए, आपने वो जो नुकसान किया वो नुकसान को आपको तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो एनआरआई, अभी बात करते हैं, एनआरआई बायर्स जो होते हैं उनके लिए इंडिया में गोल्ड खरीदना फ़ायदेमंद है या जिस देश में वो है वहाँ? देखिए, एनआरआई को मैं बोलूँगा अगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी खरीदना है जो कि इंडिया के बाहर मिलते नहीं है, लग्जरी ज्वेलरी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी, वो आप इंडिया में आके खरीदो। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी खरीदना है और अगर आपको यूजेबल एंड इन्वेस्टमेंट बोथ पर्पस में गोल्ड ज्वेलरी खरीदना है तो आप बाहर खरीदो, क्योंकि इंडिया में गोल्ड का रेट ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में। इंडिया का जो एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी, और आप दूसरे कंट्री में अलग डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्री, तो वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं कि सबसे सस्ती ज्वेलरी कहाँ मिलती है कंट्री, और कोशिश करते, जैसे दुबई का एक एग्जांपल कि दुबई जा रहा है आदमी तो कहता है गोल्ड ज़रूर लेकर आना है, कुछ ऐसा कि, और अगर ऐसा है तो पहली बात तो सबसे सस्ती ज्वेलरी कौन सी कंट्री में मिलती है? और मैं 2 क्वेश्चन एक में पूछ ले रहा हूँ आपसे, और क्या ये दुबई से ज्वेलरी खरीदना ये एक मिथ है या वाकई इससे कोई फ़ायदा है? यस, देखिए, अगर आपको मनपसंद ज्वेलरी खरीदना है, आपको अलग अलग रेंज, अलग अलग वेराइटीज़ और सस्ते में खरीदना है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुबई। इससे बेस्ट ऑप्शन दुनिया में आज के दिन में कोई कहीं पे भी नहीं है। दुबई में क्या होता है कि वहाँ के जो जीएसटी है वो 5% है, और वो भी अगर आप एयरपोर्ट में आते वक्त आपको रिफंड मिल जाएगा आपको। इंडिया में वही चीज़ आपको 18% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो गोल्ड का रेट तो इंटरनेशनल एक ही रेट है, तो आपको वहाँ पे सस्ता मिलेगा। बट वहाँ पे क्या है कि दुबई के गोल्ड का जो बोर्ड रेट है वो लोग थोड़ा महंगा करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ पे रेट में थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिए, पॉसिबल है ये भी, थोड़ा मेकिंग चार्ज में बार्गेनिंग कर लीजिए, और कोशिश करिए कि वहाँ पे
बुलियन खरीद के बुलियन के बदले में अगर ज्वेलरी को एक्सचेंज करके ले सकते हैं तो आपको और आप स्मार्ट बायर बन सकते हैं। बट मैं हमेशा हमेशा मेरे व्यूअर को बोलता हूँ और आपके व्यूअर को भी बोलूँगा कि अगर आपको सस्ता गोल्ड खरीदना है और इन्वेस्ट के लिए ज्वेलरी इन ज्वेलरी फॉर्मेट में, आप बुलियन वहाँ से ला नहीं सकते, बुलियन इंडिया में लाना अलाउ नहीं है, तो आप दुबई में खरीदो। बट गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से आप खरीदो, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के ला नहीं सकते दुबई से, आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी दिया गया है, आप चेक कर लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो आप देख लो कि आप कितना ज्वेलरी आप लेके आ सकते हो खरीद के, उतना ही खरीदो, उससे ज़्यादा मत खरीदो। और बुलियन तो बुलियन आप खरीद के अगर लोभ में लेके आने की कोशिश करोगे तो आप स्मगलिंग केस में आप अंदर जाओगे। अच्छा, ये ज़ीरो मेकिंग चार्जेस जो स्कीम है, ये सच में है या ये एक बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया है? अगर है सच में तो फिर ज्वेलर जो है अपना कैसे रिकवर करते हैं मेकिंग चार्जेस? देखिए, मेरे लास्ट 39 ईयर की ज्वेलरी की इंडस्ट्री की करियर में मैंने आज तक कोई ज्वेलरी को जीरो मेकिंग में बनते हुए नहीं देखा है। अच्छा, तो जीरो मेकिंग में अगर बनता नहीं है तो जीरो मेकिंग में बिकेगा कहाँ से? तो यहाँ पे क्या है कि वो लोग एक प्रमोशन स्कीम चलाते हैं, बट वो अपना मेकिंग चार्ज और वेस्टेज वो कहीं ना कहीं से कवर करते हैं आपको। तो डिफरेंट ज्वेलर्स अपने अपने तरीके से या तो गोल्ड रेट को बढ़ा देंगे या कुछ बहुत सस्ता वाला मेकिंग चार्ज वाला ज्वेलरी रख के कहीं ना कहीं से वो कवर कर लेता है। जीरो मेकिंग में कोई ज्वेलरी बनता नहीं और जीरो मेकिंग में कोई ज्वेलरी बेच भी नहीं सकता, एक प्रमोशन स्कीम है। तो कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करे कि ऑफर जेन्युइन है या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक? तो आप देख लो कि वो गोल्ड का रेट क्या ले रहे हैं आपसे और क्या क्या चार्ज वो कर रहा है, तो उसे में आपको समझ में आ जाएगा। पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज या कन्वर्जन करते वक्त मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? देखिए, पुरानी ज्वेलरी को जब आप बेचना चाहते हो तो उसको क्या करना है कि आपके नज़दीक में जो भी अच्छे रिटेलर है उनके पास चाहिए, वहाँ पे उनके बहुत सारे रिटेलर के पास मेल्टिंग की मशीन होती है। आप बोलिए कि मेरे सामने इसको मेल्ट करो, मेल्ट कर लीजिए। फिर मेल्ट करने के बाद उसके पास टेस्टिंग मशीन होगा, तो आप बोलिए मैक्सिमम बड़े रिटेलर के पास टेस्टिंग मशीन होता है, टेस्टिंग करा लीजिए। तो टेस्टिंग करने से आपका टोटल गोल्ड का क्वांटिटी कितना है उसको आप गुना करेंगे तो आपका प्योरिटी निकल आ जाएगा। उस प्योरिटी को आप देख लो कि उस दिन का गोल्ड का रेट क्या है, तो आपको मिल गया कि आपका रेट क्या है। उसमें आपको थोड़ा बार्गेनिंग कर लो। नॉर्मली अगर आप गोल्ड ज्वेलरी को पुराना बेचने जाते हो, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 2 से 3 टका का मार्जिन लोग रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा वो लेते हैं तो आप 4 जगह चला जाओ। और बहुत सारे आज के दिन में दुकान खुल गया है जो स्पेसिफिकल ओल्ड गोल्ड को बाइंग करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके भी आप चेक कर लो। ऐसे क्या हिडन चार्जेस हैं इस तरह के जब हम एक्सचेंज करते हैं, इस तरह के जब हम बेचने जाते हैं, क्या कोई हिडन चार्जेस जो हमें देखने? नहीं, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई हिडन नहीं है जो हमको ध्यान रखना है। अच्छा, गोल्ड लोन ये कोई सेफ ऑप्शन है या रिस्की ऑप्शन है? बैंक और एनबीएफसी गोल्ड लोन में फ़र्क क्या होता है? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 से 6 महीने का अंदर लोन पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप गोल्ड लोन लो मत, क्योंकि आप उसको बेच के, गोल्ड ज्वेलरी को बेच के वापस खरीद लोगे उतना इंटरेस्ट में। नहीं तो क्या होता है कि आपने गोल्ड को आपने रखा कहीं पे, नॉर्मली 70% के आसपास आपको आपका टोटल वैल्यू का आपको लोन मिलेगा। अगर आपने उसको छुड़ा नहीं पाए तो 30% तो ऐसे ही आपका चला गया। और गोल्ड लोन जब देते वो मेकिंग चार्ज को माइनस नहीं करते, वो टोटल प्योर गोल्ड का 70% देते। मतलब उसमें मेकिंग चार्ज तो पहले हटा देते हो, उसके बाद प्योर गोल्ड का 70% देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको इमीडिएट पैसा चाहिए और 3 से 6 महीने के अंदर
आपका है कि मैं पैसा चुका सकता हूँ, तो आप गोल्ड लोन ले लो। और गोल्ड लोन लेते वक्त आप कोशिश करो कि नेशनलाइज बैंक में जाके आप गोल्ड लोन लो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो फैब्रिकेशन नहीं होता है। बट एनबीएफसी में क्या होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है और वहाँ पे काफ़ी फैब्रिकेशन होता है। वो अलग अलग तरीके से आपको बोलेंगे 1%, बट वो चढ़ा देंगे 3%, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और फिर भी मैं बोलता हूँ, जब भी आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपका गोल्ड लोन का आप एस्टिमेट बना लो 2-3 जगह में, फिर देखो कि कौन सबसे, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर मेरा सिविक स्कोर अच्छा है तो हम कोशिश करते हैं ना कि अगर मैं होम लोन लेता हूँ या कार लोन लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं 3-4 बैंक से मैं देख लेता हूँ हु इज़ द लोएस्ट रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप चेक करके तब आप गोल्ड लोन लो। बट मैं आपका दर्शक को बोलूँगा कि प्लीज़ आप, हर नेशनलाइज बैंक अपना एक अलग पोर्टफोलियो चलाते हैं गोल्ड लोन का। आप नेशनलाइज बैंक से गोल्ड लोन लोगे तो आपका गोल्ड भी सेफ रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। ये आपने एक बताया कि गोल्ड जो है, आप गोल्ड से पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या आप अपने सुनार क्या रख दीजिए और उससे गोल्ड में ही इंटरेस्ट, क्या और भी तरीका है पैसिव इनकम गोल्ड से कमाने का, या यही एक तरीका है? मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। ठीक है। इसको छोड़ के और कोई तरीका इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक। अच्छा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड बॉन्ड्स और लीजिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन रियलिस्टिकली काम करता है? देखिए, गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाया गया था कि इंडिया में जो हाउस होल्ड गोल्ड है एंड नॉन यूजेबल गोल्ड है, उनको रोटेट में लाने के लिए। Okay. बट ये स्कीम फेल हो गया, क्योंकि गोल्ड के साथ, खासकर ज्वेलरी के साथ, हर गृहिणी का या लेडीज़ का एक इमोशन अटैचमेंट है। वो अपना ज्वेलरी वो यूज़ नहीं करेगा, बट वो देगा नहीं। तो ये स्कीम फेल हो गया। बाकी कोई स्कीम आज तक चला नहीं। तो मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास, आपके दर्शक को बोलूँगा, अगर आपके पास सपोज करिए 2 किलो ज्वेलरी है और ऐसा कुछ ज्वेलरी है जिसमें आपके इमोशन अटैचमेंट नहीं है और वो यूज़ में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे गोल्ड ज्वेलरी को आप क्या करिए, आपके नज़दीक की रिटेलर के पास जाइए, वहाँ पे उसको मेल्ट करिए, उसको प्योरिटी टेस्ट करिए, उसको प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करिए और फिर उसको गोल्ड इंटरेस्ट में चढ़ा दीजिए। वो एक इनकम हो सकता है आपके लिए। ओके। अगर व्यूअर एक ही फाइनल एडवाइस ले कोई आपसे, तो गोल्ड इन्वेस्टिंग में क्या करे और क्या बिल्कुल ना करे? मैं बोलूँगा, इंडिया के हर लोगों को एक गोल्ड का पोर्टफोलियो रखना चाहिए। अच्छा, और हर इंसान को। when you say पोर्टफोलियो, उसका क्या मायने? पोर्टफोलियो मीन्स, अगर आपका इनकम लाख रुपया है और अगर आप 25 से 50 हज़ार रुपये सेविंग में डालते हो, इन्वेस्टमेंट में डालते हो, सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसमें मैं बोलूँगा 10 से लेके 25% तक आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। हर इंसान को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्मेट में करे या बुलियन फॉर्मेट में करे या कॉइन फॉर्मेट में करे, क्योंकि गोल्ड ही ऐसा चीज़ है जो कि रात को 3 बजे आप बेच सकते हो और उसका रेट हमेशा बढ़ता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है आपका। बुरे वक्त में सबसे पहला अगर कोई चीज़ काम आएगा, वो गोल्ड काम आएगा। इंडिया के लोग जो समझदार लोग हैं, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड का एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। मैं साउथ इंडिया को बोलूँगा, जैसे साउथ इंडिया, आज अगर इंडिया का टोटल ज्वेलरी जो कंजम्पशन है, उसका 50% कंजम्पशन है साउथ इंडिया के 5 स्टेट, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। टोटल 50% कंजम्पशन साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया 2 ही चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं या तो गोल्ड में करते हैं, और इसीलिए साउथ इंडियन लोग रिचेस्ट है। अगर वेल्दी देखा जाए तो साउथ इंडिया बहुत वेल्दी है, पर कैपिटा देखा जाए, मैंने पर्सनल कैपेसिटी में जो
वेल्दी लोग देखेंगे, बहुत वेल्दी लोग हैं साउथ इंडियन लोग। हर घर में आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आपको 1 से लेके 100 किलो तक हाउस होल्ड गोल्ड मिलेगा। अच्छा, तो 2026 में ये बताइए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। फ्लैट, यस। कोई इसमें इफ बट नहीं, कुछ नहीं। अब तो सर, ये आपने जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई, ये मुझे उम्मीद ही नहीं है, वो पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक जो है इससे बहुत बेनिफिट करेंगे। और जो आपने आखिरी में कहा कि जिनके पास अंधा पैसा है वो ख़रीदते रहें डायमंड, तो ऐसे लोग हमारा पॉडकास्ट शायद ही देखते होंगे। तो पर उसके अलावा जो आपने जितनी भी चीज़ें बताई वो हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को बहुत बेनिफिट करने वाली हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई बुलियन के बारे में। थैंक यू वेरी मच आलम सर। थैंक यू विजय जी।